सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। आरव यादव ने फैसला कर लिया था कि वह अनन्या अग्रवाल और टीम बी से आखिरी दम तक लड़ेगा। वह अपनी ऑफिस डेस्क पर पूरी मुस्तैदी से बैठा रहता था, टीम बी की हर हरकत पर बारीकी से जासूसी कर रहा था, यहाँ तक कि वह वॉशरूम जाना भी भूल गया था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अनन्या अग्रवाल और टीम बी ने मुख्य रूप से विवान गोयल और ध्रुव कुमार के नए सबूतों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तुरंत उस वन वे फिल्म के स्रोत का पता लगाने पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस तरह की वन वे फिल्म बहुत कम ही इंपोर्ट की जाती थी। कुछ ही घंटों में उन्होंने उन सभी लोगों की सूची निकाल ली जिन्होंने हाल ही में यह उत्पाद खरीदा था। इसके तुरंत बाद उन्होंने खरीदारों की जांच शुरू कर दी। टीम लीडर अनन्या अग्रवाल ने इसके लिए लगभग पूरी टीम को काम पर लगा दिया था। लेकिन जब जांच के परिणाम आए तो एक के बाद एक निराशाजनक खबरें मिली। पता चला कि वह फिल्म परफॉर्मेंस ग्रुप्स, जादूगरों और स्टेज सेट करने वालों ने खरीदी थी। भले ही इसे खरीदने वाले ग्रुप्स की संख्या कम थी, लेकिन हर ग्रुप ने भारी मात्रा में इसे खरीदा था। डिस्ट्रीब्यूटर के अनुसार ये फिल्में महंगी तो थीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए इनका कोई उपयोग नहीं था। इन ग्रुप्स के अंदर इस सामान की कोई खास सुरक्षा नहीं थी, इसे अक्सर स्टोरेज रूम्स में फेंक दिया जाता था। कर्मचारी, कलाकार या यहाँ तक कि दर्शक कोई भी वहाँ से थोड़ी फिल्म काटकर ले जा सकता था। ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में अगर वे वास्तव में इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते तो काम का बोझ बहुत ज़्यादा होने वाला था। साफ दिख रहा था कि यह सबूत अब बेकार हो चुका है और वे फिर से वहीं पहुंच गए थे जहां से शुरू किया था। ये सुनकर न केवल अनन्या अग्रवाल और उनकी टीम, बल्कि जासूसी कर रहे आरव यादव को भी निराशा हुई। ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी अपराधी की क्षमताओं को कम आंक रहे हैं। इस व्यक्ति की योजना और उसे अंजाम देने का तरीका बेदाग था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। वह अपराध का एक जीनियस था। भले ही वन वे फिल्म का पीछा करना लगभग बेकार था, लेकिन अनन्या अग्रवाल ने पूरी तरह हार नहीं मानी। उन्होंने 2 जांचकर्ताओं को वहीं रहने दिया, लेकिन बाकी सबको वापस ऑफिस बुला लिया। इस समय अनन्या अग्रवाल निस्संदेह भारी दबाव महसूस कर रही थी। अगर वह लॉस्ट हैंड केस को सुलझाने में विफल रहती तो बहुत संभव था कि उन्हें पिछले टीम लीडर के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, सारे सबूतों को खंगाल डाला था। लेकिन इस मोड़ तक पहुंचने के बाद भी अपराधी को पकड़ना तो दूर, वह अभी तक उसका एक धन का हुलिया तक नहीं दे पाई थी। उनके बेदाग रिकॉर्ड को देखते हुए ये स्थिति अभूतपूर्व थी। जल्द ही भोर होने वाली थी। टीम की अथक विश्लेषण प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद बातचीत धीरे धीरे शांत होने लगी थी। आरव यादव टीम ए के सेक्शन में अकेला व्यक्ति था। वह काफी देर तक डेस्क पर लेटा रहा, लेकिन जासूसी उपकरण से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि अनन्या अग्रवाल की टीम अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच चुकी है। तेरी तो, आरव यादव मुड़ा और ध्यान से अपने व्हाइट बोर्ड को घूरने लगा। व्हाइट बोर्ड के केंद्र में एक नंबर लिखा था, 4.26। ये नंबर 26 अप्रैल का प्रतिनिधित्व करता था। पिछले साल पहला मामला 22 अप्रैल को हुआ था और दूसरा 4 दिन बाद 26 अप्रैल को। इत्तेफाक से इस साल की घटना भी 22 अप्रैल को ही हुई थी। इसलिए सभी जांचकर्ता डरे हुए थे कि कहीं पिछला साल खुद को न दोहराए और 26 तारीख को चौथी घटना न हो जाए। अगर चौथी घटना हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। मीडिया में हंगामा मच जाएगा और शामिल पुलिस अधिकारियों की भारी आलोचना होगी। अभी पूरा ऑफिस गहरे सन्नाटे और उदासी में डूबा हुआ था। 25 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी। अगर अपराधी वास्तव में एक और हमले की तैयारी कर रहा था तो पुलिस के पास बहुत कम समय बचा था। लेकिन अपराधी कौन है? आरव यादव ने अपना सिर खुजलाया और बिना रुके केस पर विचार करना जारी रखा। इस मामले में अनन्या अग्रवाल के विचारों पर चलने के अलावा आरव के पास अपने भी कुछ विचार थे। उसके पास एक अधूरा सा आइडिया था। उसे लग रहा था कि शायद ये केस सुलझने में इतना समय इसलिए ले रहा है क्योंकि अपराधी बहुत चालाक है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अनन्या अग्रवाल का नजरिया शुरुआत से ही गलत हो सकता है। जैसे कि, हालांकि अनन्या अग्रवाल और उनकी टीम ने कभी इसे जोर से नहीं कहा था, लेकिन पूरी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि अपराधी एक पुरुष है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले मामले में अपराधी भीड़भाड़ वाले इलाके में था, लेकिन फिर भी पीड़िता को भूमिगत सुरंग के एक छोटे से बिजली आपूर्ति कक्ष में खींचने में सफल रहा। साथ ही एक झटके में किसी का हाथ काटना बहुत ताकत का काम था।
अगर अपराधी कोई महिला होती तो ये दोनों काम करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन क्या होगा अगर वे गलत हों? क्या होगा अगर अपराधी पुरुष न हो? BMW वाली वन वे फिल्म का उदाहरण ले। अपराधी ने इतने उन्नत उपाय किए थे ताकि कुछ भी उजागर न हो, यहाँ तक कि उसकी अपनी परछाई भी नहीं। लेकिन अपराधी इतना सावधान क्यों था कि उसने अपनी परछाई तक नहीं दिखने दी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह परछाई कुछ उजागर कर देती, जैसे ये तथ्य कि वह एक महिला है? इसके अलावा आरव यादव को ये भी लगा कि अनन्या अग्रवाल अक्सर अपराधी के मकसद को समझने में गलती कर रही हैं। अब तक अपराधी 3 महिलाओं के हाथ काट चुका था, लेकिन उसने उनके हाथ काटे ही क्यों? अनन्या अग्रवाल और उनकी टीम हमेशा यही सोचती रही कि लॉस्ट हैंड केस की पीड़ितों को बेतरतीब ढंग से चुना गया है। उन्हें यकीन था कि अपराधी और पीड़ित के बीच कोई संबंध नहीं है। उनका तर्क भी सही था क्योंकि तीनों पीड़ित कभी एक दूसरे से नहीं मिली थी, वे सहपाठी नहीं थी और कभी एक ही स्कूल में भी नहीं गई थी। इस डर से कि कहीं वह गलत न हो, अनन्या ने बारीकी से जांच की थी कि क्या तीनों पीड़ितों का कोई साझा परिचित है। उनकी रिसर्च के अनुसार हालांकि 1 या 2 साझा परिचित थे, लेकिन वे रिश्ते इतने धुंधले थे कि उनका कोई जांच मूल्य नहीं था। चूंकि अपराधियों और पीड़ित के बीच कोई संबंध नहीं मिला, इसलिए अनन्या अग्रवाल ने स्वाभाविक रूप से यही सोचा कि लॉस्ट हैंड केस किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का काम है। उन्हें लगा कि अपराधी को शायद कोई मानसिक आघात पहुंचा है, जैसे कि उनकी अपनी पत्नी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती हो और उसने इस अपराध के जरिए अपना बदला लिया हो। लेकिन आरव यादव को ऐसा नहीं लगा। भले ही वह पहले पुलिस अधिकारी नहीं रहा था, लेकिन समस्याओं को परखने की उसकी क्षमता यूनिट के किसी भी जासूस से कम नहीं थी। तीनों पीड़ित एक दूसरे को नहीं जानती थीं। उनके शरीर की बनावट, रूप रंग, ऊंचाई, कपड़े, बालों की लंबाई और यहाँ तक कि काम भी बिल्कुल अलग था। तीनों में एकमात्र समानता उनका लिंग, फीमेल, उम्र और परिवार की आर्थिक स्थिति थी। आरव को लगा कि अगर अपराधी की वास्तव में कोई विकृत प्रवृत्ति होती तो वह कम से कम उन पीड़ितों को चुनता जो एक जैसी दिखती हों। अगर वह इसलिए हाथ काट रहा था क्योंकि उसकी गृहिणी बहुत पैसे खर्च करती थी, तो वह कम से कम उन पीड़ितों को चुनता जो उसकी पत्नी जैसी दिखती हों। इसके अलावा जानकारी से पता चला था कि भले ही पीड़ित अमीर घरों से थी, लेकिन उन्हें फिजूल खर्ची की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए आरव को अनन्या अग्रवाल और उनकी टीम के फैसले पर संदेह था। उसने सोचा, क्या होगा अगर अपराधी को कोई मानसिक समस्या न हो? आरव के पुराने और काफी विशेष काम के अनुभव के कारण उसने रंजिश या बदले के कई मामले देखे थे। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि यह लॉस्ट हैंड केस बदले के इरादे से किए गए किसी मामले जैसा ही है। अपराधी जो उन महिलाओं के हाथ काट रहा था, वह सिर्फ अपनी सनक के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि वह वास्तव में बदला लेना चाहता था। और आरव के ऐसा सोचने का कारण सिर्फ एक अंदाजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वजह थी। आरव यादव को अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। तीनों पीड़ितों के कटे हुए हाथ गायब थे। तीनों मामलों में एक ही पैटर्न था, वारदात वाली जगह से कटे हुए हाथ गायब थे और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला था। बिना किसी शक के अपराधी उन हाथों को अपने साथ ले गया था। लेकिन अपराधी ने ऐसा क्यों किया? आरव की समझ के अनुसार अपराधी शायद उन हाथों को ट्रॉफी की तरह सहेज कर रखता होगा। वह उन्हें अपने पास रखता होगा और भविष्य में जब भी वह उन हाथों को देखता होगा, उसके भीतर की नफरत थोड़ी कम हो जाती होगी। ये व्यवहार उन पुरानी दुश्मनों और रंजिशों से बहुत मिलता जुलता था जिन्हें आरव ने अपने पिछले जीवन में देखा था। इसलिए उसे पक्का यकीन हो गया कि लॉस्ट हैंड केस कोई रैंडम अपराध नहीं बल्कि बदले का एक रूप है। अपराधी के शिकार बेतरतीब नहीं थे, बल्कि उन्हें सोच समझकर चुना गया था। आरव ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ितों ने पहले कभी, चाहे अनजाने में ही सही, अपराधी को ठेस पहुंचाई होगी या उसका अपमान किया होगा, इसलिए अपराधी ने उनसे बदला लेने के लिए उनके हाथ काट दिए। लेकिन ऐसी कौन सी नफरत रही होगी जिसने अपराधी को इतना क्रूर बना दिया? और हमेशा दाहिना हाथ ही क्यों, बायां क्यों नहीं? पिछली जांचों की तरह इस नजरिए से सोचने के बाद भी आरव जल्द ही एक बंद गली में पहुंच गया। जांच से पता चला था कि पीड़ितों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और न ही उनकी किसी से कोई बड़ी दुश्मनी थी। उनके सहकर्मियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के अनुसार वे अच्छी छवि वाली महिलाएं थीं और मुसीबत पैदा करने वाली किस्म की नहीं थीं। इसके अलावा वे तीनों एक दूसरे को नहीं जानती थीं। फिर इस बीमार और क्रूर अपराध से उनका क्या लेना देना हो सकता था? सच आखिर क्या था? वह कौन था जो उनके हाथ काट रहा था? सोचते सोचते आरव यादव फिर से एक भूल भुलैया में फंस गया। धीरे धीरे उसका सिर भारी होने लगा।
उसे जासूसी उपकरण से आने वाली आवाजें भी साफ सुनाई नहीं दे रही थीं कि इसके बारे में सोचना तो दूर की बात थी। सौभाग्य से आरव एक महत्वपूर्ण काम करना नहीं भूला, अपने दिमाग में मिरेकल सिस्टम को सक्रिय करना। चूंकि आधी रात बीत चुकी थी, इसलिए यह एक नया दिन था और वह एक और कैलकुलेशन कर सकता था। उसने एक सिगरेट निकाली और सुलगाई, तभी टीने के ऑफिस में किसी के जोर से खांसने की आवाज आई। भोर होते ही आरव यादव अपने मोबाइल फोन के अलार्म से जाग गया। आरव हड़बड़ा कर सीधा बैठ गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह कल रात घर नहीं गया था और मेज पर ही सो गया था। ओह हाँ, उसे सोने से ठीक पहले की बात याद आई। उसने शायद मिरेकल सिस्टम सक्रिय किया था। शब्द क्या थे? क्या वह गेनलीगू था या गेनसुंगू? वह अपना सिर खुजलाने लगा। उसे शीर्षक तक याद नहीं आ रहा था, शब्दों की तो बात ही छोड़िए। वह उस रात इतना थका हुआ था कि आंखें बंद करते ही सो गया था। मेज पर उसका फोन अभी भी थरथरा रहा था। आरव ने फोन अनलॉक किया और ये देखकर हैरान रह गया कि कॉल उसके मकान मालिक हर्ष जोशी की बेटी नव्या जोशी की थी। उसने घड़ी देखी, 7 बज चुके थे। इस समय तक उसे स्कूल में होना चाहिए था। वह मुझे कॉल क्यों कर रही है? उसने सोचा। आरव उठाना नहीं चाहता था, लेकिन फोन लगातार बज रहा था। उसे डर लगा कि कहीं कोई जरूरी बात न हो, इसलिए उसने कॉल रिसीव कर ली। शुक्र है आपने फोन उठा लिया। नव्या जोशी की आवाज से राहत टपक रही थी। वो, आप कहाँ हैं? ऐसा लग रहा है कि आप कल रात घर नहीं आए। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था, आपने देखा? मुझे ओवरटाइम काम करना पड़ा। क्या बात है? आरव ने रूखेपन से जवाब दिया। वो, आप, नव्या हिचकिचा रही थी, जैसे उसे कुछ कहने में मुश्किल हो रही हो। जल्दी बोलो, मुझे केस सुलझाना है। आरव उतावला हो रहा था। उसने जल्दी से जासूसी उपकरण चालू किया ताकि देख सके कि अनन्या अग्रवाल की टीम में क्या चल रहा है। एक काम कीजिए, मैं फोन पर साफ बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस आपके ऑफिस पहुँचने ही वाली हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं? नव्या की आवाज घबराई हुई थी। अरे भाई, मैं सच में गंभीर काम कर रहा हूँ। आरव और चिढ़ गया। जो भी है, क्या हम कल बात नहीं कर सकते? कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। वो, आप, नव्या ने जैसे अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि हम पार्टनर हैं? अब मैं मुसीबत में हूँ, तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए। हमने यही तय किया था ना? ये सुनकर आरव घबरा गया। उसे लगा कि कहीं वाईफाई चोरी वाला मामला तो नहीं खुल गया। उसने हड़बड़ी में कहा, ठीक है, मैं तुमसे हार गया, मैं बाहर आ रहा हूँ, बस। कॉल काटने के बाद आरव तुरंत बाहर नहीं भागा। उसने पहले टीम बी की स्थिति जांची, पर वहां खामोशी थी। उसे शक हुआ कि कहीं कुछ बदल तो नहीं गया। वह दौड़कर कॉरिडोर में गया और टीम बी की खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसने चैन की सांस ली। टीम बी के सदस्य भी उसी की तरह अपनी अपनी मेजों पर सो रहे थे। केवल टीम लीडर अनन्या अग्रवाल अभी भी व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी गहराई से सोच रही थी। चलो अच्छा है, अभी तक उन्होंने केस सुलझाया नहीं है। आरव को सुकून मिला। उसने अपने बाल और कपड़े ठीक किए और पुलिस स्टेशन के मुख्य गेट की ओर चल दिया। जब वह पहुंचा, तो नव्या जोशी स्कूल यूनिफॉर्म में वहां इंतजार कर रही थी। सुबह की हवा में उस लड़की का दुबला शरीर और भी स्पष्ट दिख रहा था। उसके होंठ भिंचे हुए थे और नजरें इधर उधर डोल रही थी। वह बहुत घबराई हुई थी। आरव उसे तुरंत किनारे वाली गली में ले गया। बोलो, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? बात करते करते आरव ने नव्या के स्कूल बैग की साइड पॉकेट में रखी कोला की बिना खुली बोतल देखी और बिना पूछे उसे निकाल लिया। उसने ढक्कन खोला और पीना शुरू कर दिया। नव्या अपनी ही परेशानी में डूबी थी, उसने कोला पर ध्यान नहीं दिया। उसने 2-3 बार मुंह खोला और आखिरकार हिम्मत जुटाकर आरव से कहा, क्या आप आज के लिए मेरे पिता बन सकते हैं, प्लीज? ककक। आरव के मुंह से कोला का फव्वारा छूट पड़ा। कुछ हिस्सा तो उसकी नाक से बाहर आ गया। आरव बुरी तरह खांसने लगा और अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछने लगा। आज सुबह स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और सबका शामिल होना जरूरी है। मुझे सिर्फ आप ही मिले। नव्या ने हड़बड़ी में कहा, अगर मेरे असली डैड गए तो मैं तो मर ही जाऊंगी। रुको, आरव हक्का बक्का रह गया। मैं तुम्हारा बाप? क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सकता? आप सिर्फ मेरे डैड ही बन सकते हैं। नव्या ने गंभीरता से कहा, मैंने अपने डैड के मोबाइल की सारी जानकारी इंटरसेप्ट करके आपके फ़ोन में कॉपी कर दी है। मेरी टीचर पहचान नहीं पाएंगी। तेरी तो। आरव तो मानो घुटनों पर बैठने वाला था। बिटिया रानी, तुम्हें पुलिस स्टेशन में नौकरी दिलवा दूं क्या?
तुम तो पूरी प्रोफेशनल हो। प्लीज, नव्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मीटिंग 8 बजे शुरू होगी, मैं कैब का किराया दे दूंगी, ठीक है? बहुत हुआ, आरव ने सख्त चेहरा बनाकर कहा। अगर तुम्हारे असली पिता को पता चला तो वह मुझे घर से बाहर फेंक देंगे, पता है? तुम किसी और को किराए पर क्यों नहीं ले लेती? मेरा जाना नामुमकिन है। मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे आज एक बहुत जरूरी केस सुलझाना है। जाओ यहाँ से, जल्दी, वरना तुम्हारी बस छूट जाएगी। आरव की कोला पीने की इच्छा खत्म हो गई थी। उसने ढक्कन बंद किया और बोतल उसे वापस थमा दी। ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल के भव्य और गंभीर गेट को देखकर आरव यादव को लगा जैसे उसके पैर भारी हो गए हों और उसे जमीन से चिपका दिया गया हो। ये स्कूल पूरे जिले के सबसे बड़े और प्रसिद्ध स्कूलों में से एक था। बहुत से लोग यहाँ दाखिला पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। आरव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नव्या जोशी यहाँ पति होगी। ऊपर से वह 8वीं कक्षा में थी और 1.5 महीने बाद उसकी बोर्ड परीक्षा होने वाली थी। वह इस बात से और भी हैरान था कि नव्या अपने पिता को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए नहीं कि उसके नंबर कम थे, बल्कि इसलिए कि वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। दरअसल नव्या जोशी स्कूल की टॉपर थी। हर मॉक एग्जाम में वह पूरे स्कूल में टॉप 3 में रहती थी। वह लड़की वाकई दिलचस्प थी। उसने स्कूल को बता रखा था कि रात की एक्स्ट्रा क्लासेज उसकी पढ़ाई के तरीके के साथ मेल नहीं खाती और वह घर पर पढ़ना चाहती है। स्कूल के शिक्षक अपने सबसे होनहार छात्र को न कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नव्या के पिता को बस एक साधारण सूचना दी गई और उसे रात की क्लास से छूट मिल गई। लेकिन स्कूल को यह नहीं पता था कि जिसे वे पिता समझते थे वह दरअसल नव्या का असली पिता नहीं था। आरव यादव से पहले भी वह लड़की कई बार अपने माता पिता की संपर्क जानकारी फर्जी तरीके से दे चुकी थी। रात की क्लासेज होने का असली कारण पाए नहीं था। वह इंटरनेट कैफे में जाकर हैकिंग सीखती थी और लोगों के अकाउंट स्कैम करना खुद को सिखाती थी। हालांकि वह ये सब करती थी, लेकिन उसके ग्रेड्स कभी कम नहीं हुए, इसलिए न तो स्कूल और न ही उसके माता पिता को इस पर शक हुआ। नव्या की काबिलियत देखकर आरव यादव को खुद पर शर्म आने लगी। पता नहीं क्यों, स्कूल के गेट के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वह यहाँ के लिए नहीं बना है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पसीने से तरबतर हो गया। जब वह माफिया के इलाके में उन्हें चुनौती देने जाता था, तब भी वह इतना घबराया हुआ नहीं था। उस पल उसे नव्या का पिता बनने के लिए हाँ कहने पर गहरा पछतावा हुआ। लॉस्ट हैंड केस वैसे ही उसका सारा समय ले रहा था और अब यह नया सिरदर्द। लेकिन नव्या ने अपना आखिरी पत्ता फेंककर आरव जैसे अनुभवी और चालाक इंसान को भी निरुत्तर कर दिया था। नव्या ने कहा था, सोचिए, हम दोनों की जान दांव पर है। अगर आप मेरे साथ मीटिंग में नहीं चले तो मेरी हैकिंग और स्कैमिंग पकड़ी जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही आप एक पुलिस वाले हैं, तो आपको इसके भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह आरव के लिए चेकमेट जैसा था। आरव सच बताकर भाग तो सकता था, लेकिन वह इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता था। कोई रास्ता न देखकर वह भारी मन से नव्या का पिता बनने को तैयार हो गया। चिंता मत कीजिए, नव्या ने उसकी हिचकिचाहट देखकर उसे ढांढस बंधाया। ये सिर्फ एक पेरेंट्स मीटिंग है, बहुत सारे माता पिता होंगे, आपको बस कुर्सी पर बैठकर सुनना है। अगर क्लास टीचर आपसे कुछ बोलने को कहें तो बस कुछ भी रैंडम बोल दीजिएगा। बस ये मत बताइएगा कि मैं रात की क्लासेज में क्यों नहीं आती। आरव के पास उस लड़की के पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। नव्या ने अपने कार्ड से गेट खोला और आरव को स्कूल की संगीत इमारत की ओर ले गई। वह इमारत काफी पुरानी थी, जिसे देखकर 70 या 80 के दशक की याद आती थी। दीवारों पर पुराने पीले रंग के 5 कोने वाले सितारे बने थे, जो वक्त के साथ धुंधले पड़ गए थे। छात्रों की पढ़ाई में खलल न पड़े, इसलिए मीटिंग संगीत भवन की लॉबी में रखी गई थी। दरवाजे पर साइन इन बहुत सख्त था। हर अभिभावक को अपने फोन से व्हाट्सएप कोड स्कैन करना था। शुक्र है कि हैकिंग एक्सपर्ट नव्या ने सब पहले ही संभाल लिया था और आरव को अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चूंकि छात्रों को मीटिंग में नहीं रहना था, इसलिए नव्या आरव को अंदर छोड़कर अपनी क्लास की तरफ चली गई। जाते समय वह काफी चिंतित दिख रही थी और बार बार आरव की ओर मुड़कर देख रही थी। आरव ने बिना सोचे समझे सामने की तरफ एक सीट ढूंढी और बैठ गया। उसके दिमाग में लगा जासूसी उपकरण अभी भी चालू था। भले ही वह नव्या का पिता बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन वह अपने असली काम में ढील नहीं दे सकता था। वह टीम बी की हर हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन यहाँ लॉबी में बैठे बैठे उसे सुनाई दिया कि टीम लीडर अनन्या अग्रवाल अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं और केस अटका हुआ है। अभी मीटिंग शुरू होने में
कुछ समय था, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। वहां एक 40-45 साल की महिला थी। जब उसने मंच पर रखा पियानो देखा तो उसकी दिलचस्पी जाग उठी और वह उस पर धुन बजाने लगी। हैरानी की बात यह थी कि वह महिला पियानो बजाने में माहिर निकली। उसने एक ऐसी धुन बजाई जो सुकून देने वाली थी लेकिन तकनीकी रूप से बहुत कठिन थी। लॉबी में मधुर संगीत गूंजने लगा, जिससे वहां मौजूद माता पिताओं का मूड बदल गया। सब संगीत के जादुई असर में खो गए। आरव, जो स्वभाव से थोड़ा रूखा था, उसे भी संगीत पसंद था। वह अपनी सीट पर पीछे झुक गया और पियानो की आवाज में खो गया। आरव ऐसी जगह बैठा था जहां से वह सब कुछ देख सकता था। अनजाने में ही उसकी आंखें पियानो बजाने वाली महिला के उन खूबसूरत, दूधिया सफेद और लंबी उंगलियों पर टिक गईं। शायद लॉस्ट हैंड केस का असर था कि उसके दिमाग में ख्याल आया, कितने खूबसूरत हाथ हैं, इन्हें काटने का सबसे सही तरीका क्या होगा। महिला की उंगलियां पियानो की कीज पर फुर्ती और ताकत के साथ दौड़ रही थीं। संगीत में भावनाएं भरी थीं। कमरे में मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध था। ये साफ था कि यह महिला कोई साधारण पियानो वादक नहीं थी। संगीत खत्म होने के बाद कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर पूरा हॉल तालियों की गदगदाहट से गूंज उठा। ही, नेहा की मम्मी, एक दूसरी महिला ने तारीफ की। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन आप तो प्रोफेशनल से भी अच्छा पियानो बजाती हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेहा की मां ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने बरसों से पियानो नहीं बजाया, लेकिन सच कहूं तो हमारे समय में पियानो के 10वें लेवल तक पहुंचना आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल था। ओह, आप पियानो लेवल 10 हैं। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आपने पहले कभी क्यों नहीं बताया। दूसरी महिला हंसी। हाँ, नेहा की मां ने हंसते हुए कहा, मैं इससे अपनी रोजी रोटी तो नहीं चलाती, तो लोगों को बताने की क्या जरूरत। दरअसल आज पियानो देखकर मैं थोड़ी भावुक हो गई। मुझे याद है 20 साल पहले मैं इसी जगह एक पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी और मेरा चयन सेंट्रल म्यूजिक स्कूल के लिए लगभग हो ही गया था। उन्होंने आगे कहा, भले ही यह जगह पुरानी दिखती है, पर उस समय सेकंड मिडिल स्कूल का म्यूजिक विभाग दिल्ली शहर का संगीत स्वर्ग माना जाता था। यहाँ से बहुत से नामी लोग निकले हैं। अगर उस समय मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। नेहा की मां की बातें सुनकर आरव यादव के दिमाग में कुछ कौंधा। वह कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, वह अपनी सीट से उछल पड़ा। तेरी की पियानो, उसने सोचा। पियानो, क्या लॉस्ट हैंड केस की चाबी यही छिपी थी। 53 दिन। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि सभी माता पिता जानते हैं कि ये 53 दिन बच्चों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मंच पर सफेद बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति अपनी तर्जनी उंगली से मेज थपथपा रहे थे। आज इस पेरेंट्स मीटिंग का उद्देश्य ये चर्चा करना है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसे तालमेल बिठाएं और उनके तनाव को कैसे दूर करें। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति नव्या जोशी के क्लास टीचर थे। वह माता पिता को मध्य वर्ष की परीक्षाओं से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें समझाने में तल्लीन थे। किसे पता था कि जब वह इतने उत्साह से बोल रहे होंगे, तभी दर्शकों के बीच से एक सेलफोन बजने लगेगा। हीरो, प्लीज चेज द ड्रीम विद मी। हीरो। सेलफोन बजता रहा। सभी माता पिता ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन रिंगटोन इतनी तेज थी कि सबने एक साथ उसे घूर कर देखा, और यहाँ तक कि मंच पर मौजूद क्लास टीचर को भी अपना भाषण रोकना पड़ा। इसके बाद जो हुआ वह और भी अविश्वसनीय था। सेलफोन के मालिक ने न केवल अपना फोन साइलेंट नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे उठाया जैसे आसपास कोई हो ही नहीं। हेलो, उसने सिर उठाकर जवाब दिया। सबकी नजरें उसकी ओर थीं, लेकिन उसने सामने की स्थिति की परवाह किए बिना आंखें फाड़कर फोन पर हो रही बात को ध्यान से सुना। माता पिता एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्लास टीचर असहज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपना भाषण जारी रखें या नहीं। फोन पर बात करने वाले व्यक्ति को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी कॉल में बहुत दिलचस्पी ले रहा था और बड़े ध्यान से सुन रहा था। अचानक वह आश्चर्य से चिल्लाया, क्या तुमने जो कहा वह सच है? पक्का? अर्रर्रग, ऐसा कैसे हो सकता है? उस पल हॉल के अंदर मौजूद माता पिता पत्थर के हो गए। ऐसा लगा मानो हवा भी रुक गई हो। हेलो, फिर से कहना। उस व्यक्ति को अब भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वह अपनी सीट से उठा और आत्मविश्वास के साथ सभागार से बाहर निकल गया। बाहर जाते समय भी वह अपने फोन पर चिल्ला रहा था, रुको, मुझे ये लिख लेने दो। उस व्यक्ति के हॉल से बाहर जाने के बाद वहां मौजूद माता पिता सदमे से उभरे और हंगामा मच गया। वह कौन था? किस बच्चे का पिता?
कोई धीमी आवाज में फुसफुसाया, ये कैसी क्लास है? क्या ये कोई सब्जी मंडी है? बिल्कुल, वाकई, ऐसे माता पिता के साथ बच्चा क्या खाक सीखेगा? एक अन्य ने घृणा भरे चेहरे के साथ कहा, मुझे यकीन है कि उसका बच्चा पक्का आखिरी रैंक पर आता होगा। अरे, प्रिया की मम्मी, आपको क्या हुआ? आप इतनी पीली क्यों दिख रही हैं? पास बैठी एक महिला अभिभावक को विश्वास नहीं हो रहा था। कांपते हुए उसने कहा, नहीं, यह असंभव है। जब मैं आई थी तो मैंने देखा था। मैंने उस व्यक्ति को फोन पर देखा था, वह नव्या जोशी के साथ आया था। क्या वह नव्या जोशी, स्कूल की टॉपर? उस व्यक्ति ने सदमे में पूछा। यह मुमकिन नहीं है, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? नव्या जोशी के ऐसे पिता कैसे हो सकते हैं? अभिभावकों, शांति, शांति। टीचर ने देखा कि तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने सबको शांत करने के लिए जल्दी से मेज थपथपाई। चलिए जारी रखते हैं। बिना किसी शक के, वह व्यक्ति जिसे माता पिता कोस रहे थे, वह आरव यादव था। उसके अलावा और किसमें इतनी ऊर्जा हो सकती थी? हॉल के बाहर आरव को एक मेज मिली। उसने एक छोटी नोटपैड निकाली और नव्या शर्मा द्वारा जुटाई गई जानकारी को रिकॉर्ड किया। लिखते समय आरव उत्साह से लबालब भरा हुआ था और उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर का खून खौल रहा है। हे, कातिल, ओ कातिल, आखिरकार मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ, उसने मन ही मन सोचा। अथर्व सिंह, अनन्या अग्रवाल, अपनी आंखें फाड़ कर देखो कि मैं लॉस्ट हैंड केस के कातिल को कैसे गिरफ्तार करता हूँ। बदबदाने के बाद उसने अपने सिर पर जोर से हाथ मारा और ईमानदारी से प्रशंसा की। महान मिरेकल सिस्टम, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आरव यादव के पागलों की तरह उत्साहित होने का कारण ये था कि उसे लॉस्ट हैंड केस के बारे में एक नया सुराग मिल गया था। आरव ने सोचा कि यह सुराग, जिसे दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया था, केस को सुलझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दरअसल, जब नेहा की मां पहले मंच पर पियानो बजा रही थी, तब आरव के दिमाग में एक साहसी और असामान्य अंदाजा आया था। कातिल ने पीड़ितों के हाथ काट दिए। फिजूल खर्ची के अलावा क्या कोई और कारण हो सकता था? जैसे कि पियानो बजाना। क्या कातिल ने ये देखा कि कोई बहुत अच्छा पियानो बजाता है और जलन के मारे उसका हाथ काट दिया? जैसे ही उसने पियानो के बारे में सोचा, सबसे पहले उसके दिमाग में इस केस की दूसरी पीड़िता, श्रुति मेहता का नाम आया। श्रुति मेहता एक कॉलेज म्यूजिक टीचर थी। उसका हाथ काटे जाने से पहले वह पियानो के लेसन दे रही थी। जाहिर है, उसका पियानो बजाने का कौशल बहुत ऊंचे स्तर का रहा होगा। आगे सोचते हुए उसे अचानक इस केस की पहली पीड़िता, रिया अय्यर की याद आई। जिस दिन रिया अय्यर का हाथ काटा गया था, वह स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट में शामिल होने गई थी। उसे धुंधला सा याद आया कि वह कोई गायन का कॉन्सर्ट नहीं था, बल्कि एक वाद्य संगीत कॉन्सर्ट था, और ऐसा लगा कि वह पियानो से संबंधित था। इस विचार के साथ आरव ने तुरंत नव्या शर्मा को फोन किया। नव्या शर्मा काम पर जा चुकी थी, इसलिए आरव ने उससे संबंधित रिकॉर्ड चेक करने में मदद मांगी। नव्या शर्मा ने तुरंत जवाब दिया और उसे बताया कि रिया अय्यर उस रात जर्मनी के पियानो के राजकुमार क्लेडरमैन के विशेष दौरे वाले कॉन्सर्ट में गई थी। पियानो का राजकुमार रिया अय्यर देश के दूसरे हिस्से से वहां आई थी, जिससे निस्संदेह पता चलता था कि उसे पियानो का बहुत शौक था। फिर से पियानो, तो तीसरी पीड़िता सिया गोयल के बारे में क्या उसका भी पियानो से कोई संबंध था? ये सोचकर आरव ने तुरंत नव्या शर्मा से जांच करने को कहा कि क्या सिया गोयल का पियानो से कोई संबंध है, और साथ ही अन्य पीड़ितों और पियानो के बीच के रिश्ते की भी जांच करें। सिर्फ इसलिए किसी का हाथ काट देना क्योंकि वह पियानो बजाना जानता था, थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन आरव को लगा कि पियानो के बारे में उसका यह अंदाजा लॉस्ट हैंड केस की चाबी हो सकता है। चूंकि पेरेंट्स मीटिंग का समय हो गया था, आरव को बैठना पड़ा और क्लास टीचर को सुनने का नाटक करना पड़ा। हालांकि उसके दिल में बेचैनी बती जा रही थी और वह बेसब्री से नव्या शर्मा के जवाब का इंतजार कर रहा था। नव्या शर्मा को नहीं पता था कि आरव कहाँ है। जैसे ही उसने जानकारी जुटाई, उसने सीधे आरव को फोन किया, और आरव ने स्वाभाविक रूप से उसे ऐसे उठाया जैसे आसपास कोई न हो। नव्या शर्मा ने आरव को बताया कि उसने लॉस्ट हैंड केस की तीनों पीड़ितों, रिया अय्यर, श्रुति मेहता और सिया गोयल के बारे में विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी जुटाई है। जब वे छोटी थी तो वे सभी पियानो के लेवल 10 तक पहुंच चुकी थीं। ये चौंकाने वाली खबर सुनकर आरव यादव अपनी सीट पर कैसे बैठा रह सकता था, और इसी तरह वह दृश्य हुआ। हॉल के बाहर पत्थर की मेज पर नोट्स लेते समय आरव को महसूस हुआ कि उसके हाथ कांप रहे हैं। जब से वह रहस्यमयी लॉस्ट हैंड केस में शामिल हुआ था, उसे हमेशा लगा था कि अगर कातिल बदला लेना चाहता है
तो इन 3 लोगों में कुछ न कुछ समानता जरूर होनी चाहिए। हालांकि लंबी खोज के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा था। लेकिन जब से पियानो का सुराग मिला, सब बदल गया। ये तीनों लोग पियानो के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आरव को लगा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, शायद असली जवाब यही छिपा है। जासूसी उपकरण से मिली जानकारी के अनुसार अनन्या अग्रवाल की टीम ने अब अपना ध्यान पिछले 2 पुराने मामलों पर केंद्रित कर दिया था। उन्होंने श्रुति मेहता के पुराने घर पर भी किसी को जांच के लिए भेजा था ताकि पुराने केस की कड़ियों को फिर से जोड़ा जा सके। ऐसा लग रहा था कि अनन्या अग्रवाल के पास अब कोई नया रास्ता नहीं बचा है। आरव यादव अपनी हंसी नहीं रोक सका। ये तुम लोगों की गलती है कि तुमने मुझे कम आंका। इस बार मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं अपनी मेहनत का फल तुम्हारे साथ बांटूंगा। उसने मन ही मन सोचा। उसने अपनी नोटपैड में ताज़ा जानकारी लिखना शुरू किया और जल्दी ही सोच विचार में डूब गया। अब वह पूरी तरह आश्वस्त था कि लॉस्ट हैंड केस का पियानो से कोई न कोई संबंध जरूर है, लेकिन वह संबंध क्या है, यह अभी भी साफ नहीं था। आरव को लगा कि चूंकि तीनों पीड़ितों का पियानो से नाता था, तो कातिल भी जरूर पियानो का कोई एक्सपर्ट रहा होगा। उस एक्सपर्ट का पीड़ितों के साथ कभी न कभी कोई आमना सामना जरूर हुआ होगा। नव्या शर्मा की जानकारी के मुताबिक तीनों पीड़ित अलग अलग पियानो स्कूलों से थे और उनके शिक्षक भी अलग थे। यहाँ तक कि तीनों पियानो लेवल 10 थे, लेकिन उन्होंने अपनी परीक्षाएं भी अलग अलग समय पर दी थीं। दूसरे शब्दों में, वे तीनों पियानो के उस्ताद तो थे, लेकिन वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वे तीनों अपराधी को अलग अलग तौर पर जानते हों? इतना सोचते ही आरव ने एक बार फिर नव्या शर्मा को फोन किया और उससे तीनों पीड़ितों के पियानो इतिहास की तेजी से जांच करने को कहा। क्या उन्होंने कभी एक ही समय के दौरान पढ़ाई की थी? यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि नव्या शर्मा इस नए काम से खुश नहीं थी। उसने चिढ़ते हुए कहा कि इसे पूरा करने के लिए उसे शहर के सभी पियानो स्कूलों को फोन करना होगा। पीड़ितों को छात्र बने 20 साल बीत चुके थे। उनमें से कुछ स्कूल तो बंद भी हो चुके थे। ये ढूंढना लगभग नामुमकिन था। प्लीज। अब जबकि नव्या शर्मा ही उसकी एकमात्र मददगार थी, आरव यादव को अपनी अकछोनी पड़ी और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये जानकारी सच में बहुत जरूरी है। एक बार केस सुलझ जाए तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ा पार्टी दूंगा। अब हुई न बात, नव्या शर्मा ने संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन आरव ने चेतावनी दी, याद रखना, हमारी इस जांच के बारे में किसी को पता न चले, खास तौर पर अनन्या अग्रवाल और टीम बी को तो बिल्कुल नहीं, समझे? मैं समझ गई, चिंता मत करो, नव्या शर्मा ने बेताबी से कहते हुए फोन काट दिया। आरव यादव बेसब्री से अपने हाथ मलने लगा। उससे इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन उतावलेपन से कोई फायदा नहीं था। उसे अभी एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करना था, नव्या जोशी का पिता बनना, इसलिए वह मजबूरन वापस लॉबी में जाकर बैठ गया। अंदर सवाल जवाब का सत्र चल रहा था। क्लास टीचर बड़े उत्साह से माता पिता के सवालों के जवाब दे रहे थे और माता पिता भी ध्यान से सुन रहे थे। बहुत कम लोगों ने आरव यादव के वापस अपनी सीट पर आने पर गौर किया। आरव की इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिमाग लगातार लॉस्ट हैंड केस और पियानो के बीच के रिश्ते को सुलझाने में लगा था। तमाम सबूत, विवरण और संभावनाएं उसके दिमाग में तेजी से घूम रही थीं। अंत में उसने इसे अपने मिरेकल सिस्टम से जोड़कर देखा। क्या नव्या जोशी का पिता बनने का नाटक करना, सेकंड मिडिल स्कूल के संगीत कक्ष में आना और पियानो बजाते हुए एक अभिभावक से प्रेरित होना, क्या यही उस दिन का एडवेंचर था? अफसोस की बात यह थी कि उसे उस एडवेंचर के संकेत और विषय याद नहीं आ रहे थे। इस एडवेंचर का रहस्य क्या हो सकता था? उसे वह पल याद आने लगा जब वह लॉबी में घुसा था और नेहा की मां ने पियानो बजाना खत्म किया था। क्या उनकी बातों में कुछ और भी छिपा था? नेहा की मां ने कहा था कि उन्होंने लंबे समय से पियानो नहीं बजाया है। जो उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते थे, उन्हें जाहिर तौर पर यह पता नहीं होता कि वह पियानो बजाती हैं। ये बात रिया अय्यर और श्रेया गोयल से बहुत मिलती जुलती थी। हालांकि आरव के पास उनकी जानकारी थी, लेकिन फाइलों में कहीं ये जिक्र नहीं था कि वे लेवल 10 पियानो वादक हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अपराधी उन्हें कई सालों से जानता हो? अपराधी को उनका राज पता था, उसे पता था कि वे पियानो बजाती हैं। क्या अपराधी उनका कोई पुराना दुश्मन था? रुको, अचानक आरव यादव को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आई। तीनों पीड़ित एक ही पियानो स्कूल से नहीं थे, नहीं वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक समय और एक जगह ऐसी थी जहां वे मिल सकते थे।
हाँ, आरव को अचानक नेहा की माँ के शब्द याद आए। मुझे याद है 20 साल पहले मैं इसी जगह एक पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी। मिल गया। आरव के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। तेरी की, उसे आखिरकार वह कड़ी मिल गई। तीनों पीड़ितों के बीच का संपर्क बिंदु एक प्रतियोगिता थी। वे तीनों पियानो एक्सपर्ट थे, एक ही शहर से थे और एक ही उम्र के थे। बहुत मुमकिन था कि उन्होंने एक ही पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो। हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आरव ने तय कर लिया कि लॉस्ट हैंड केस के अपराधी ने निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा। अपराधी शायद वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया होगा और प्रतियोगिता से बाहर हो गया होगा, जिसकी वजह से उसने मन में रंजिश पाल ली। इसी कारण उसने ऐसा क्रूर कृत्य किया। अब बिना हाथ के तुम पियानो कैसे बजाओगी? उसने कल्पना की कि कातिल यही कहता होगा। आरव अपने विचारों को लेकर और भी आश्वस्त होता गया और उत्साहित हो गया। अगर अपराधी और पीड़ित लगभग एक ही उम्र के थे, तो उस समय वे बहुत छोटे रहे होंगे। उस वक्त अपराधी के पास बदला लेने की शक्ति नहीं रही होगी। एक दशक से ज्यादा समय के बाद जब अपराधी को लगा कि अब वह सक्षम है, तो उसने लॉस्ट हैंड केस शुरू कर दिया। धत्तेरी की, अपराधी के मन में कितनी गहरी नफरत रही होगी। सिर्फ एक पियानो प्रतियोगिता के लिए इतना कुछ, क्या ये वाकई इतना जरूरी था? आरव अभी यही सोच ही रहा था कि उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। वह इसी का इंतजार कर रहा था और रिंग बजने से पहले ही उसने फोन उठा लिया। सीनियर, सीनियर, फोन के दूसरी तरफ से नव्या शर्मा की उत्साहित आवाज आई। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। 18 साल पहले वे तीनों दिल्ली की डस्टी एच इंटर स्कूल पियानो प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। वे तीनों फाइनलिस्ट थे। अय्या तेरी की, आरव ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उत्साह के मारे लगभग उछल पड़ा। उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसकी इस चीख पर एक बार फिर सारे माता पिता चौंक गए। पूरी विशाल लॉबी में अचानक सन्नाटा छा गया। मुझे बताओ, प्रतियोगिता कहाँ हुई थी और किसने हिस्सा लिया था? आरव ने सबको नजरअंदाज करते हुए जोर से अपनी बात जारी रखी। इतना लंबा समय बीत चुका है कि यह पता लगाना मुश्किल है कि कितने लोगों ने हिस्सा लिया था। मुझे अभी और जांच करनी होगी, लेकिन मुझे जगह का पता चल गया है। वह ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल ही था। नव्या शर्मा के मुंह से ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल का नाम सुनते ही आरव यादव को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह बुरी तरह कांप उठा। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? धत्तेरी की, आरव के अनियंत्रित शब्द एक बार फिर हॉल में गूंजे। वहां मौजूद माता पिता ऐसे कांप गए जैसे उन्हें कट लगा हो। हाँ, मुझे भी लगा कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। नव्या शर्मा भी उत्साहित थी। सीनियर, प्रतियोगिता बहुत पुरानी है। मैं फोन पर सारी जानकारी नहीं दे सकती। अगर मेरी मानो तो तुम्हें अभी वहां जाकर कुछ सबूत ढूंढने चाहिए। वैसे इतने समय बाद तुम अभी हो कहाँ? आरव यादव ने नव्या शर्मा के सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। कॉल काटते ही वह भीड़ में घुसा और पागलों की तरह उस पियानो बजाने वाली महिला नेहा की मां को ढूंढने लगा। अरे, आप यहाँ हैं? आरव ने उन्हें जल्दी ही ढूंढ लिया। उसने हड़बड़ी में उनसे पूछा, बड़ी बहन, मुझे जल्दी बताओ, जब आपने उस कुछ पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, क्या आप रिया अय्यर, श्रुति मेहता और सिया गोयल को जानती थी? इनमें से कोई भी? नेहा की मां का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे हटने लगी और अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे किसी महामारी से बच रही हो। नहीं, इतने साल बीत गए, आप सीधे नहीं कैसे कह सकती हैं? आरव ने जोर दिया, जरा ध्यान से सोचिए, क्या आप इन 3 लोगों को जानती हैं? क्या इन्होंने आपके साथ उस भव्य पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था? मुझे वाकई याद नहीं है। नेहा की मां आरव के आक्रामक व्यवहार से बुरी तरह डर गई थी। वह मुड़कर वहां से भागना चाहती थी। आरव ने उनके हाथ पकड़े और चिल्लाया, बड़ी बहन, आप डर क्यों रही हैं? मैं एक केस की जांच कर रहा हूँ। अरे, मिस्टर पेरेंट, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ। सफेद बालों वाले क्लास टीचर से अब और नहीं देखा गया। उन्होंने मेज थपथपाए और खड़े होकर चिल्लाए, बेहतर होगा कि आप ये सब बंद करें, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। आप वाकई बहुत गिरे हुए स्तर के इंसान हैं। बिल्कुल, अन्य पिताओं ने भी अपनी आस्तीनें चाहनी शुरू कर दी। क्या आपको दिखता नहीं कि हम कहाँ हैं? आप खुद को समझते क्या हैं? इन शब्दों ने आरव को याद दिलाया कि उसे क्या करना है। उसने झटके से अपना पुलिस बैज निकाला और दहाड़ा, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट जांच कर रही है। एक बहुत बड़ा मामला है जो इस महिला से जुड़ा हो सकता है, इसलिए। उसने नेहा की मां की ओर देखा और कहा, आपको मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब देना होगा।
वरना आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे, जैसे ही नेहा की मां ने सुना कि उनका नाम किसी बड़े केस से जुड़ा है, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और वह बेहोश हो गईं। आसपास के माता पिता ने उनके होठों के ऊपर दबाया और सीने को थपथपाया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आया। ऑफिसर, आप अपनी जांच ऐसे करते हैं? क्लास टीचर दौड़कर आए और बदअबदाए, देखिए, आपने हमारी मीटिंग का क्या हाल कर दिया है। यह एक स्कूल है। बिल्कुल। माता पिता एक के बाद एक आरव की आलोचना करने लगे। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई पेरेंट्स मीटिंग से किसी को गिरफ्तार करता है। देखिए, आपने लोगों को कितना डरा दिया है। अरे, क्या आप वाकई पुलिस वाले हैं? एक अन्य व्यक्ति ने संदिग्ध नजरों से पूछा। आप इतने बदतमीज हैं, एक पुलिस वाला ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर पाटिल, उसने क्लास टीचर से कहा, मुझे लगता है पहले इनका बैग चेक करना चाहिए। बकवास बंद करो, आरव ने उन्हें मौका दिए बिना ही चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। अपराधी आज फिर से हमला करने वाला है। अगर तुमने मेरी जांच में बाधा डाली और अपराधी को अपराध करने का एक और मौका मिल गया, तो ये सरकारी काम में बाधा माना जाएगा और तुम सब भारी मुसीबत में पड़ोगे। माता पिता इस मामले में अनुभवहीन थे और आरव की बातों से डर गए। सब चुप हो गए और किसी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। ऑफिसर, 20 साल बीत चुके हैं। नेहा की मां का चेहरा पीला था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मुझे कैसे याद होगा कि किसने मुकाबला किया था। मैं खुद मंच पर जाने के नाम से घबराई हुई थी, दूसरों को क्या याद रखती। आपने जो 3 नाम लिए, मैंने वाकई उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। आरव ने इस पर विचार किया और उसे समझ आ गया कि तीनों पीड़ितों ने एक दूसरे को क्यों नहीं पहचाना। पहला, बहुत समय बीत चुका था। दूसरा, पियानो प्रतियोगिता अपनी क्षमता दिखाने के बारे में होती है, वहां दूसरे प्रतियोगियों से बातचीत की जरूरत नहीं होती। रुको, आरव को अचानक कुछ याद आया और उसने महिला से पूछा, आपने ग्रैंड पियानो कॉम्पिटिशन के किस साल में हिस्सा लिया था? आपको ये तो पता होगा। मुझे पता है, मुझे पता है। नेहा की मां ने सिर हिलाया और याद करने की कोशिश की। वह या तो दूसरा साल था या तीसरा, ज्यादा से ज्यादा चौथा। वैसे भी वह प्रतियोगिता बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। सभी पीड़ित 10वीं ग्रैंड पियानो प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, यानी सालों का अंतर था। जाहिर है नेहा की मां उन्हें नहीं जान सकती थी। अगर ऐसा था तो उसे प्रतियोगिता के शुरुआती रिकॉर्ड खंगालने होंगे। आरव को यकीन था कि अगर उस साल की प्रतियोगिता के प्रतियोगियों की सूची मिल जाए तो वह कातिल को ढूंढ सकता है। वो, मिस्टर, जो भी है आप। आरव सफेद बालों वाले क्लास टीचर पर गुर्राया, मुझे बताए, अगर मुझे सालों पहले यहाँ हुई पियानो प्रतियोगिता की जानकारी चाहिए तो मुझे किससे मिलना होगा? आपको वाइस प्रिंसिपल से पूछना होगा जो म्यूजिक विभाग के इंचार्ज हैं। क्लास टीचर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, लेकिन इतने साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि वह जानकारी अभी भी मिल पाएगी या नहीं। वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? वहाँ कैसे जाते हैं? आरव ने आदेश दिया। क्लास टीचर की मना करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने जल्दी से आरव को रास्ता बताया और आरव हॉल से बाहर निकल गया। जब आरव पूरी तरह चला गया तो माता पिता ने चैन की सांस ली। सन्नाटे के बाद किसी ने पूछा, यह आदमी आखिर है कौन? किसी छात्र का पिता? मुझे नहीं लगता, क्लास टीचर ने संदेह में कहा। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्राइम यूनिट का पुलिस वाला, पर बर्ताव किसी गैंगस्टर जैसा है। अगर हमारे किसी भी छात्र का ऐसा पिता है तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मुझे पता है, मुझे पता है। इसी समय एक महिला ने हाथ उठाया और जवाब दिया, मैंने देखा था, वह नव्या जोशी के साथ आया था। वह नव्या जोशी का पिता होना चाहिए। धप, क्लास टीचर का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़े। म्यूजिक बिल्डिंग के हॉल से बाहर निकलकर आरव सीधे वाइस प्रिंसिपल के पास पहुंचा। आरव के पुलिस पहचान पत्र दिखाने के बाद वाइस प्रिंसिपल ने सहयोग करते हुए फाइल एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया। हालांकि आरव और एडमिनिस्ट्रेटर ने पूरे डेटा रूम की तलाशी ली, लेकिन वहां उस पियानो प्रतियोगिता की कोई जानकारी नहीं मिली। प्रतियोगियों की सूची तो दूर की बात थी, वहां नियमों या उस कार्यक्रम से जुड़ा एक लेख तक नहीं मिला। एक एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि बहुत समय बीत चुका है। इस तरह की प्रतियोगिताओं की जानकारी अन्य डेटा जितनी महत्वपूर्ण नहीं होती और इसे संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं था। स्कूल कई बार शिफ्ट हुआ था, इसलिए रिकॉर्ड बचने की संभावना कम थी। ये सुनकर आरव को बहुत निराशा हुई। उसने एडमिनिस्ट्रेटर से विनती की कि इसमें लोगों की जान दांव पर लगी है और उनसे हर हाल में खोज जारी रखने को कहा। प्रशासकों को समझ आ गया था कि यह कोई मजाक नहीं है।
उन्होंने आरव से वादा किया कि वे स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स में फिर से देखेंगे और कोई भी खबर मिलते ही उसे फ़ोन करेंगे। आरव फिलहाल के लिए वहां से निकल गया ताकि कोई और रास्ता सोच सके। किसे पता था कि जैसे ही वह ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल के मुख्य द्वार से बाहर निकला, उसे नव्या शर्मा का फ़ोन आ गया। सीनियर, आपकी तरफ क्या स्थिति है? मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली शहर की 10वीं ग्रैंड पियानो प्रतियोगिता के प्रतियोगियों की सूची मुझे मिल गई है। जब आरव यादव को पियानो प्रतियोगिता का डेटा नहीं मिला, तो उसने पहले सोचा था कि तीनों पीड़ितों से सीधे बात की जाए। चूंकि वे खुद उस प्रतियोगिता में शामिल हुई थीं, शायद उन्हें कुछ जरूरी याद आ जाए। लेकिन गहराई से सोचने पर उसने यह विचार छोड़ दिया। जासूसी उपकरण के जरिए उसने सुना था कि अनन्या अग्रवाल ने तीनों पीड़ितों पर कड़ी निगरानी लगा रखी थी। अगर वह उनसे मिलने जाता, तो अनन्या को तुरंत पता चल जाता कि आरव को क्या सुराग मिला है। यदि अनन्या को आरव की जांच की दिशा की भनक लग जाती, तो परिणाम विनाशकारी होते। लेकिन भाग्य आरव के साथ था, क्योंकि ठीक उसी समय जब वह इस दुविधा में था, नव्या शर्मा ने उसे बताया कि प्रतियोगिता की सूची उसके हाथ लग चुकी है। खुशी से झूमता हुआ आरव तुरंत वापस पुलिस ऑफिस के पास पहुंचा। अपनी जांच को गुप्त रखने के लिए वे दोनों ऑफिस में नहीं मिले, बल्कि पास ही के एक रेस्टोरेंट में मिले, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की स्पाई मीटिंग की तरह। शानदार! आरव ने नव्या शर्मा की फुर्ती की तारीफ की। ऐसी चीज हासिल करना जो नामुमकिन लग रही थी, वाकई कमाल है। अरे बस कीजिए। नव्या शर्मा मुस्कुराई। मैं पुलिस अकादमी के सूचना विभाग से हूँ। अगर मैं इतना भी नहीं कर पाती, तो यहाँ अपनी शक्ल कैसे दिखाती? ज्यादा घमंड मत करो, आरव ने मजाक में कहा। पर वो उत्सुक था। सच बताओ, तुम्हें यह मिला कहाँ से? मैंने ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल के पूरे रिकॉर्ड विभाग को छान मारा, पर वहाँ कुछ नहीं था। मुझे ये सीधे शहर के रिकॉर्ड से मिला है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो। नव्या शर्मा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैं सिर्फ एक इंटर्न हूँ, तो मेरे पास इतने अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है। केस की जानकारी निकालने के लिए मैंने वास्तव में टीम लीडर एरियन का यूजरनेम और पासवर्ड इस्तेमाल किया। बाद में आपको इसे संभालने में मेरी मदद करनी होगी। क्या? नव्या की बात सुनकर आरव सदमे में उछल पड़ा। हालांकि वह खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो दूसरा आरव, वह साइंस बैकग्राउंड से था और इन शब्दों को अच्छी तरह समझता था। पुलिस विभाग में किसी और के अधिकार का इस्तेमाल करके जानकारी निकालना एक गंभीर अपराध माना जाता था। आप जितने ऊंचे स्तर की जानकारी निकालते हैं, सजा उतनी ही सख्त हो सकती है। नव्या शर्मा ने टीम लीडर आर्यन देसाई के अधिकार का इस्तेमाल किया था, जिसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। अगर आर्यन खुद भी इसकी अनुमति देते, तब भी नव्या मुसीबत में पड़ सकती थी। हे भगवान, तुम्हारे पास उनका पासवर्ड आया कैसे? आरव चिंतित था। आर्यन जरा भी सावधान नहीं रहते। जब भी वह पासवर्ड डालते हैं, उसे छिपाने की जहमत तक नहीं उठाते। अगर मुझे पता नहीं चलता तो ज्यादा हैरानी होती। नव्या शर्मा हैरान करने वाली हद तक शांत थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पागल हो क्या? अगर उन्होंने इसकी जांच की, तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। आपने ही तो कहा था कि आप जल्दी में हैं, तो मैंने आपकी मदद की। नव्या शांत रही। सीनियर, अब आपको ये केस सुलझाना ही होगा। अगर आपने नहीं सुलझाया, तो आप जिंदगी भर मेरे कर्जदार रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज मैं शुक्रिया नहीं कहूँगा, लेकिन आज से तुम मेरी छत्रछाया में हो। अगर तुम किसी मुसीबत में पई, तो बस मेरे पास आ जाना। आरव ने नव्या के कंधे पर हाथ रखा, जिससे वह थोड़ा चौंक गई। चिंता मत करो, ये सिर्फ अधिकारों की बात है। आरव ने अपने सीने पर हाथ मारा। मैं अभी जाकर आर्यन से मिलूंगा, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। मैं पक्का करूंगा कि वह इसे संभाल लें। अगर वह नहीं माने, तो मैं भी तुम्हारे साथ नौकरी छोड़ दूंगा। हम दोनों एक ही अंजाम भुगतेंगे। ठीक है। आरव की बातों ने नव्या के दिल को छू लिया। भले ही वह अभिनय कर रहा हो, पर नव्या को लगा कि उसकी मेहनत सफल रही। सीनियर, दरअसल मैंने जो कहा वह थोड़ा आधा सच था। नव्या ने शर्माते हुए कहा, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं कि इतनी आसानी से कानून तोड़ दूं। भले ही मैंने टीम लीडर आर्यन का पासवर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने एक वायरस का इस्तेमाल करके अपने सारे निशान मिटा दिए हैं। जब तक ऊपर वाले किसी को विशेष जांच के लिए नहीं भेजते, वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। ओह! आरव की सांस में सांस आए, फिर वह हंसने लगा। तुम तो बड़ी चालाक निकली। मैं तो लगभग झांसे में आ ही गया था, पर यह अच्छा है, बहुत अच्छा। उस अजीब स्थिति से बचने के लिए नव्या ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और पूछा, सीनियर, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खिलाएंगे?
हाँ बिल्कुल, देखो मेरा दिमाग, मैं जरा भी ख्याल नहीं रख रहा था। आरव ने तुरंत सिर उठाया और किसी गरजती हुई आवाज में वेटर को पुकारा, वेटर, हमें ऑर्डर देना है। आरव जमीनी आदमी था, दुश्मनों के लिए खतरनाक, लेकिन अपनों के लिए बहुत दरिया दिल। नव्या ने उसकी बहुत मदद की थी, तो उसे दावत देना तो बनता था। जल्द ही उनके सामने शानदार खाना आ गया, स्टेक, सलाद और सी फूड। खाना इतना महंगा और बया था कि नव्या का सिर चकरा गया। वह बुदबुदाती रही, मैं ये सब नहीं खा पाऊंगी। आरव की जेब से 1000 रुपये से ज्यादा खर्च हुए, लेकिन वह ऐसा ही था। या तो काम करो मत, और करो तो ऐसे कि सामने वाले को आपकी ईमानदारी दिखे। खाना खाते समय भी आरव केस का जिक्र किए बिना नहीं रह सका। उसने नव्या से पूछा, भले ही शहर के रिकॉर्ड हों, पर उनके पास इतनी पुरानी जानकारी क्यों होगी? बिल्कुल होगी, नव्या ने जवाब दिया। भले ही प्रतियोगिता ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी, लेकिन इसका पूरा आयोजन शहर के सांस्कृतिक और शिक्षा ब्यूरो ने किया था। स्कूल सिर्फ मेजबान था, आयोजक ब्यूरो था। जाहिर है रिकॉर्ड्स आयोजक के पास ही मिलेंगे, है ना? ओह, नव्या की बातों ने आरव को एक नई प्रेरणा दी। ये देखिए, नव्या ने आसपास देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर उसने अपने फोन में एक फोटो निकालकर आरव को दिखाई। शहर के रिकॉर्ड में 10वीं इंटर स्कूल पियानो प्रतियोगिता के बारे में यही एकमात्र जानकारी बची थी। यह अधूरी है, सिर्फ अंतिम 10 विजेताओं के नाम ही बचे हैं। यहाँ देखिए। आरव ने उसे ध्यान से देखा और जल्दी ही उसे लॉस्ट हैंड केस के तीनों पीड़ितों के नाम मिल गए। वे तीनों वहां थे। इतना ही नहीं, उनके नाम बिल्कुल साथ साथ लिखे थे। सिया गोयल 1336 अंक, चौथा स्थान। श्रुति मेहता 1057 अंक, पांचवा स्थान। रियायर 1020 अंक, छठा स्थान। कैसा लगा सीनियर? नव्या शर्मा मुस्कुराई, देखा, आपका अंदाजा सही था। लॉस्ट हैंड केस का संबंध निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता से है। सही कहा, बिल्कुल सही। आरव ने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई। वह बहुत उत्साहित था। इस सूची ने उसके शक को साबित कर दिया था। अब उसे यकीन था कि कातिल का नाम भी इसी सूची में होना चाहिए। आरव ने सूची के हर दूसरे नाम को ध्यान से देखा, लेकिन कोई भी नाम उसे खटका नहीं। आखिर कातिल कौन था? उस रात 11:30 बजे आरव यादव बुरी तरह थककर अपने बिस्तर पर गिर गया। सुबह से रात तक पागलों की तरह दौड़ते हुए उसने अपनी पूरी ऊर्जा निचोड़ दी थी। अपने पिछले जीवन और इस नए जीवन, दोनों में उसे कभी अंदाजा नहीं था कि मामलों की जांच करना इतना कठिन काम है। सबूत का हर टुकड़ा, हर गवाह और हर जानकारी को सावधानीपूर्वक और बार बार जांचना पड़ता था। कभी कभी, ये जानते हुए भी कि वह जो कर रहा है उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उसे जिद के साथ आगे बढ़ना पड़ता था, क्योंकि अक्सर केस सुलझाने की चाबी अप्रत्याशित सबूतों में ही छिपी होती है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद आरव और नव्या शर्मा की जांच का मुख्य लक्ष्य पियानो प्रतियोगिता में 10वें स्थान पर रहने वाली प्रतियोगी थी। सबूतों के आधार पर वह सबसे बड़ी संदिग्ध लग रही थी, लेकिन जब उन दोनों ने उसे ढूंढा तो उनके होश उड़ गए। वह प्रतियोगी इस समय गर्भवती थी और उसकी गर्भावस्था का तीसरा ट्राइमेस्टर चल रहा था। वह 7 महीने की गर्भवती थी और उसका पेट एक बड़ी गेंद की तरह दिख रहा था। इतनी उन्नत गर्भावस्था वाली महिला लॉस्ट हैंड केस के पीछे का अपराधी कैसे हो सकती थी? कोई और रास्ता न देख, वे दोनों उससे केवल पियानो प्रतियोगिता के बारे में ही पूछ सके। उस महिला को कुछ भी साफ साफ याद नहीं था। उसने बताया कि तब वह सिर्फ 18 साल की थी, महज एक बच्ची। उसे सिर्फ पियानो बजाना आता था, बाकी सब धुंधला था। उसे बस इतना याद था कि प्रतियोगिता का बहुत प्रचार हुआ था। न केवल शहर और राज्य स्तर के सरकारी अधिकारी इसे देखने आए थे, बल्कि उन्होंने प्रसिद्ध कला स्कूलों से कई पेशेवर जजों को भी आमंत्रित किया था। जजों की उम्मीदें इतनी ज्यादा थीं कि प्रतियोगियों के अंकों में बहुत बड़ा अंतर था। लगभग 300 से 400 अंकों का अंतर पेशेवर पियानो प्रतियोगिताओं में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये प्रतियोगिता छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो शीर्ष पर आते थे उन्हें सीधे बड़े कॉलेजों में दाखिला मिल जाता था। इसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पहुंचने का एक शॉर्टकट माना जाता था। ये सुनकर आरव को अचानक नेहा की मां की बात याद आई कि कैसे उनका चयन कैपिटल म्यूजिक अकेडमी के लिए लगभग हो ही गया था। अगर उनका चयन हो गया होता तो उनकी जिंदगी आज बिल्कुल अलग होती। आरव ने यही विचार अपने ऊपर लागू किया। यह उसका दूसरा जीवन था, और यह वाकई पूरी तरह से अलग जीवन था। उसने अपने पिछले जीवन में बहुत सारी गलतियां की थीं, इसलिए इस जीवन में वह अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए उन गलतियों से बचने की पूरी कोशिश करेगा। चूंकि 10वें स्थान वाली प्रतियोगी अपराधी नहीं हो सकती थी,
आरव और नव्या शर्मा ने अन्य सबूतों पर ध्यान केंद्रित किया। नव्या के एक दूसरे शहर के दोस्त के जरिए पुष्टि हुई कि 8वें स्थान पर रहने वाली प्रतियोगी 1 दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली वापस नहीं आई थी, इसलिए वह भी अपराधी नहीं हो सकती थी। एक बार फिर जांच की सुई वहीं अटक गई क्योंकि सूची में अब और कोई संदिग्ध नहीं बचा था। हार मानकर वे दोनों अलग हो गए और बाकी प्रतियोगियों की तलाश करने लगे। लेकिन प्रतियोगिता इतनी पुरानी थी कि कुछ लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। कुछ शहर में नहीं थे, कुछ रिटायर हो चुके थे और कुछ का तो निधन भी हो चुका था। पूरी दोपहर बर्बाद करने के बाद सांस्कृतिक और शिक्षा ब्यूरो के एक रिटायर्ड अधिकारी से मिली जानकारी के अलावा जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई। वह रिटायर्ड अधिकारी प्रतियोगिता के समय स्टाफ सदस्य थे और उन्हें कुछ बातें याद थीं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता बहुत बड़ी थी। इसमें न केवल दिल्ली शहर बल्कि आसपास के प्रांत भी शामिल थे। प्रतिभागी 18-19 साल के हाई स्कूल के छात्र थे जिन्हें उनके जिलों से चुना गया था। प्रारंभिक दौर के लिए कुल 100 प्रतियोगी शहर आए थे। उनमें से शीर्ष 10 को फाइनल के लिए चुना गया था। प्रतियोगिता का स्तर अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। विजेताओं को मिलने वाले इनाम भी प्रतियोगिता की गंभीरता के अनुरूप थे। शीर्ष 3 को आमतौर पर देश के प्रसिद्ध कला स्कूलों द्वारा तुरंत भर्ती कर लिया जाता था। चौथे, 5वें और 6ठे स्थान पर रहने वाले प्रतियोगी राज्य स्तर के स्कूलों में जाते थे। 6ठे स्थान के बाद वालों के लिए सब कुछ किस्मत पर निर्भर था। भाग्यशाली लोग शहर के स्कूलों में चले जाते, जबकि बाकी साधारण छात्रों की तरह रह जाते। ये जानकारी मिलने के बाद भी आरव खुद को दिशाहीन महसूस कर रहा था। शायद उसकी जांच की दिशा गलत नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि यह रहस्यमय अपराधी शीर्ष 10 में रहा ही न हो, बल्कि उससे पहले ही बाहर हो गया हो। हो सकता है कि शीर्ष 10 में जगह न बना पाने के कारण उसने मन में नफरत पाल ली हो और दूसरे प्रतियोगियों के हाथ काटकर बदला लेना चाहता हो। अगर ऐसा था, तो आरव को पूरी प्रतियोगी सूची खंगालनी पड़ी। लेकिन उसके पास पूरी सूची नहीं थी, तो वह जांच कैसे करता? काफी चर्चा के बाद नव्या शर्मा को लगा कि उन्हें इसे दूसरे नजरिए से देखना चाहिए, अपराधी के अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 26 तारीख को वे स्कूल की प्रिंसिपल कोमल की गुप्त रूप से निगरानी करेंगे। अगर अपराधी ने उन्हें निशाना बनाया, तो शायद उन्हें कुछ जानकारी मिल जाए। आरव के पास अब और कुछ करने को नहीं था, इसलिए उसने हामी भर दी। पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि उसके 1800 रुपये बेकार चले गए। नव्या ने उसे ध्यानदस बंधाया कि केस की जांच अक्सर ऐसी ही होती है, जहां कई बार रास्ते बंद मिलते हैं। ऐसे में बेहतर है कि एक अच्छी नींद ली जाए, शायद सुबह उठकर कोई नई प्रेरणा मिले। आरव ने नव्या की सलाह मान ली और आराम करने चला गया। केस तो अभी सुलझा नहीं था, लेकिन उसका एडवेंचर जारी था। जब आरव नहा रहा था, तो उसे सिस्टम का संदेश सुनाई दिया, आज का एडवेंचर पूरा हुआ। कंप्लीशन रेट 88% बधाई हो, एक इनविजिबिलिटी डिवाइस प्राप्त हुआ है, कृपया स्वीकार करें। तेरी की। आरव चौंक गया। उसकी पूर्णता दर इतनी अधिक कैसे थी? 80% से ऊपर, और वह भी एक लकी नंबर। ये कैसा मामला था? उसने जल्दी से नहाना बंद किया और अपने दिमाग में उस चीज की जांच की। मास्टर चाबी। सिस्टम ने वस्तु का परिचय दिया। एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज। उपयोग करने पर ये किसी भी एक ताले को खोल सकती है और 15वें स्तर तक के इलेक्ट्रॉनिक कोड को क्रैक कर सकती है। उपयोग के बाद कोई सबूत शेष नहीं रहता। अद्भुत, आरव ने सोचा। एक अदृश्य और बिना निशान छोड़े काम करने वाली मास्टर चाबी। वाकई यह 88% सफलता दर के लायक थी, पर वह थोड़ा उलझन में था कि उसकी सफलता दर इतनी ज्यादा क्यों थी। उसने तो केस खत्म भी नहीं किया था और न ही कातिल को पकड़ा था। आखिर आज का एडवेंचर था क्या? नहाने के बाद आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन आरव खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहा था, इसलिए उसने मिरेकल सिस्टम को फिर से चालू करने और दैनिक लॉटरी खेलने का फैसला किया। सिगरेट सुलझाते हुए उसने मन में प्रार्थना की, प्रिय सिस्टम, कृपया मुझे एक अच्छा रोल दे, ताकि मैं केस जल्दी सुलझा सकूं। जेन कान हेक्साग्राम। सिस्टम बोला, पर्वत और जल, निर्मल पर्वत और सुंदर जल, घोर सुंदर और रंगीन है। आपका भाग्य चरम पर होगा। इसके बाद सिस्टम फिर शांत हो गया। इस बार आरव ने संदेश को पूरी तरह से लिख लिया, लेकिन काफी विश्लेषण करने और फोन पर खोजने के बाद भी उसे इसका मतलब समझ नहीं आया। उसने फैसला किया कि अब सो जाना ही बेहतर है, लेकिन उस रात आरव को अच्छी नींद नहीं आई। उसका दिमाग अजीब सपनों से भरा था। उसने सपने में यहाँ तक देखा कि वह रसोई के चाकू से किसी का हाथ काट रहा है। बैंग बैंग बैंग।
सुबह सवेरे कोई आरव यादव के दरवाजे को पागलों की तरह पीट रहा था। आरव अपने सपनों में अब भी लोगों का पीछा कर रहा था। अचानक दरवाजा पीटने की आवाज से परेशान होकर उसने बस अपने होंठ चाटे और करवट बदल ली। हालांकि उसने बुदबुदाते हुए कहा, कौन है? बहुत परेशान कर रहे हो? पर उसकी नींद पूरी तरह नहीं खुली थी। आरव यादव, तुम बहुत बुरे इंसान हो। मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा पीटने की आवाज के साथ बाहर से एक जवान लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। नव्या जोशी, वह यहाँ क्या कर रही है? आरव ने घबराकर अपनी घड़ी देखी। सिर्फ 5:30। इतनी जल्दी? वह क्या चाहती है? ओह नहीं, आरव को पिछले दिन की पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस याद आ गई। भले ही उसे इत्तेफाक से कुछ सुराग मिल गए थे, लेकिन उसने नव्या जोशी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। उसने स्कूल द्वारा मेहनत से तैयार की गई मीटिंग को बर्बाद कर दिया था, और नेहा की मां की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लगभग एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई थी। कल वह नव्या को समझाना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह अपनी जांच में इतना मशगूल था कि भूल ही गया। उसके बाद नव्या ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फ़ोन उठाए। उस लड़की ने व्हाट्सएप पर उसे खूब कोसना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कहा था कि उनकी योजना पकड़ी गई है, इसलिए अब उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। आरव ने सोचा था कि वह आज कोई समाधान निकालेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की इतनी सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। जिस तरह से वह दरवाजा पीट रही थी, साफ था कि वह मामला शांत करने से पहले उसे जमकर सुनाने वाली थी। आरव दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा उसके माता पिता नीचे ही रहते हैं। मैं एक मर्द हूँ और सिर्फ अपने फूलों वाले अंडरपैंट्स में हूँ। अगर मैंने इस लड़की को अंदर आने दिया और किसी ने देख लिया, तो मैं कभी सफाई नहीं दे पाऊंगा। नहीं, दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला जा सकता। उसने तय किया। आरव यादव, मेरे पास तुम्हारी लोकेशन की जानकारी है। नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम अंदर हो। जल्दी दरवाजा खोलो। नव्या जोशी बाहर से दहाड़ी। आरव अपना तकिया गले लगाकर बैठ गया। उसकी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों, वह दूसरों से लड़ते समय तो निडर रहता था, लेकिन नव्या जोशी से उसे सच में डर लगता था। उस लड़की का पिता बनने का नाटक करने के ख्याल से ही वह अंदर से कमजोर महसूस करने लगता था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकती? नव्या जोशी बाहर से चिल्लाए और उसके बाद धातु के टकराने की आवाज आई। मैं तुम्हें बता दूं, मैं मकान मालिक हूँ, मेरे पास चाबी है। मैं अब दरवाजा खोलने वाली हूँ। नव्या सिर्फ उसे डरा नहीं रही थी, इससे पहले कि आरव कुछ कर पाता, उसने चाबी छेद में डाल दी थी और उसे घुमाना शुरू कर दिया था। तेरी की, ये देखकर कि दरवाजा खुलने वाला है, आरव समझ गया कि स्थिति खराब है और वह पलंग के नीचे सरक गया। उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन कमरा छोटा था और छिपने की कोई जगह नहीं थी। कोई चारा न देख, उसने बालकनी का ग्रिल वाला दरवाजा खोला और बाहर बालकनी में कूद गया। जैसे ही वह बालकनी में पहुंचा, नव्या जोशी ने उसका मुख्य दरवाजा खोल दिया था। आरव यादव, मैं अंदर आ रही हूँ। नव्या ने अपना सिर अंदर झांका। छिपना बंद करो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव यादव, उसे कोई नहीं दिखा तो उसने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जैसे ही वह बेडरूम में पहुंची, उसने बालकनी की तरफ खुलने वाला दरवाजा खुला देखा। अब कहाँ भागोगे? वह लड़की बालकनी की तरफ झपटी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। अजीब है। नव्या ने इधर उधर देखा और खुद से बुदबुदाने लगी, वह वाकई अंदर नहीं है। मुमकिन नहीं है, मुझे यकीन है मैंने कल रात उसे खांसते हुए सुना था। वह अब कहाँ गया? वह कमबख्त इंसान, क्या उसके पास सच में जांच करने के लिए बड़े केस हैं? आरव यादव, वह फिर से घर के अंदर चेक करने चली गई। बालकनी का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर आरव ने बगल वाली बालकनी से अपना सिर बाहर निकाला। संकट की घड़ी में वह कोने में दुबक गया था और असल में ग्रिल के सहारे बगल वाली बालकनी में चढ़ गया था। नव्या गई है या नहीं, यह न जानते हुए उसकी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वह 4 सुंदरियों के घर की बालकनी में सिर झुकाकर दुबका रहा। कुछ मिनटों बाद उसे नीचे से शटर बंद होने की आवाज आई। उसने नीचे झांका और देखा कि नव्या जोशी ने अपनी फैमिली फ्रूट शॉप का शटर लॉक कर दिया था और स्कूल चली गई थी। जाने से पहले उसने मुड़कर एक बार बालकनी की तरफ देखा। इससे आरव बुरी तरह डर गया और उसने फिर से सिर झुका लिया। ओह तेरी की, डरा ही दिया था। आरव ने अपने सीने पर हाथ रखा और सोचा, अभी सुबह के इतने ही बजे हैं और मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। क्या यही वह एडवेंचर है जो मुझे आज मिलने वाला था? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है।
नव्या जोशी को शटर लॉक करते देख आरव को एहसास हुआ कि हर्ष जोशी और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। वे शायद स्टॉक लेने गए होंगे। कोई ताज्जुब नहीं कि नव्या की उसे ढूंढने आने की हिम्मत हुई। अगर उसे यह पता होता तो वह दरवाजा खोलकर उससे तसल्ली से बात कर लेता और उसे इस शर्मनाक हालत में नहीं फंसना पड़ता। वह अपने शरीर से धूल झाना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि वह आधा नंगा है और उसने सिर्फ अपना पिकाचू वाला अंडरवियर पहना हुआ है। उसके पास चप्पलें भी नहीं थीं। पहले मुझे नहा लेना चाहिए, आरव ने धीरे से सोचा और वापस अपनी बालकनी पर चलने लगा। लेकिन तभी उसे एक बात का एहसास हुआ। उसका आज का एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ था। नव्या जोशी ने बालकनी का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। अर्ररग धत! आरव ने दरवाजे को खींचा और धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने खिड़की चेक की, लेकिन खिड़की भी सुरक्षा ग्रिल वाली थी और उसे खोला नहीं जा सकता था। अर्ररग सत्यानाश! आरव ने अपना सिर खुजलाया। उसे नव्या जोशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़की ने वाकई उसके साथ यह चाल चली थी। वह बहुत चालाक थी। उसने जरूर अंदाजा लगा लिया होगा कि वह बालकनी से कूदा है, इसलिए उसने ये क्रूर काम किया। भाड़ में जाए! उसने ग्रिल के बाहर से झांका। वह तीसरी मंजिल पर था और बालकनी बाहर की तरफ निकली हुई थी। अगर वह ग्रिल के किनारे से कूदता तो ये खुदकुशी जैसा होता। आरव घबराहट में वहीं टहलने लगा। लॉस्ट हैंड केस एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था और उसे बहुत काम करने थे। लेकिन अब वह अपने घर तक नहीं जा पा रहा था। अगर उसका मोबाइल उसके पास होता तो वह मदद मांग सकता था, लेकिन उसका फोन घर के अंदर बंद था। वह किसे बुलाता? वह संकरी बालकनी में चक्कर लगाने लगा। जब उसकी नज़र बगल वाली बालकनी पर पड़ी तो उसने जुआ खेलने का फैसला किया। मुझे जोखिम उठाना ही होगा। आरव ने बगल वाले अपार्टमेंट से बाहर निकलने का फैसला किया। दोनों घर साथ साथ थे। अगर वह पड़ोसी के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल पाता तो वह अपने मुख्य दरवाजे तक पहुंच सकता था। हालांकि बगल में 4 सुंदरियां रहती थीं, लेकिन आरव अच्छी तरह जानता था कि ये चारों लड़कियां अक्सर रात भर बाहर रहती हैं और घर नहीं लौटती, इसलिए इस वक्त घर पर पक्का कोई नहीं होगा। आरव ने मन ही मन प्रार्थना की कि पड़ोसी का बालकनी वाला दरवाजा अंदर से खुल जाए। उसने गहरी सांस ली और उसी तरह बगल वाली बालकनी में वापस चला गया। बगल वाली बालकनी में ग्रिल वाला दरवाजा नहीं था। एक हल्के झटके के साथ वह दरवाजा खुल गया। आरव के घर जैसा ही लेआउट होने के कारण बालकनी सीधे एक बेडरूम से जुड़ी थी। इस समय बेडरूम से एक तेज खुशबू आ रही थी। यह एक औरत की मादक और नशीली खुशबू थी। आरव को लगा कि वह इस खुशबू से पहले भी रूबरू हो चुका है और यह जानी पहचानी लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि यह मिस खुशी की खुशबू हो सकती है। वह शायद मिस खुशी के ही बेडरूम में था। पर्दा गिरा हुआ था और आरव को डर था कि कहीं घर में कोई हो न। उसने बिस्तर की तरफ झांका जो अस्त व्यस्त था। चादर आधी जमीन पर गिरी हुई थी और यह साफ था कि बिस्तर पर कोई नहीं था। आरव ने राहत की सांस ली। वह जल्दी से बेडरूम से निकला और लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। लिविंग रूम के किनारे जहां टेलीविजन लगा था, वहीं बाथरूम का कांच वाला दरवाजा था। अनपेक्षित रूप से जैसे ही आरव ने लिविंग रूम में कदम रखा, बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, बाथरूम का दरवाजा खुला और लिविंग रूम अचानक बाथरूम की रोशनी से जगमगा उठा। एक बेहद आकर्षक शरीर वाली महिला की आरव से सीधी भिड़ंत हो गई। आह! लिविंग रूम से एक जोरदार चीख गूंज उठी। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो आरव यादव पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज साफ तौर पर टॉयलेट से आई थी, लेकिन उसके सामने खड़ी यह महिला नहाने वाले तौलिए में क्यों लिपटी थी और उसके बाल अभी भी गीले क्यों थे? क्या वह बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी या नहा रही थी? वह महिला अपनी जगह पत्थर की तरह जम गई थी। उसके सामने सिर्फ अंडरवियर पहने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। वह सदमे में चिल्लाए और घबराहट में उसके हाथ से तौलिया छूट गया, जो सीधे जमीन पर जा गिरा और उसका पूरा शरीर उजागर हो गया। एक झलक देखते ही आरव की उलझन एक दूसरे विचार में बदल गई। वाह! उसका शरीर एकदम परफेक्ट था। यहाँ तक कि जवान मिस खुशी भी उसके सामने कहीं नहीं ठहरती थी। यह महिला मिस खुशी नहीं है। सत्यानाश! अगर यह मिस खुशी होती तो आरव समझाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ये कोई और थी। अब आरव बुरी तरह फंस चुका था। बिना अनुमति घर में घुसना और वह सब देख लेना जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था। गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी। लेकिन जैसे जैसे वह महिला लगातार चिल्लाती रही, आरव चुपचाप खड़ा रहा और मन ही मन मिरेकल सिस्टम को कोसने लगा। प्रिय सिस्टम,
इस तरह का एडवेंचर गलतफहमियों से भरा है। ये पक्का आपकी ही कोई चाल होगी, है ना? उसने सोचा। क्या उसे परेशान करने में मजा आ रहा था? अंत में करीब 20 सेकंड तक चिल्लाने के बाद वह महिला भी थोड़ी उलझ गई। ये दरिंदा अब तक उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा था? एक घुसपैठी से उसे जो उम्मीद थी, उसके हिसाब से उसे अब तक दबोच लिया जाना चाहिए था और उसके साथ जबरदस्ती होनी चाहिए थी। लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी उसे बस ऐसे देख रहा था जैसे किसी सुंदर नज़ारे की तारीफ कर रहा हो। अपनी उलझन में महिला ने आखिरकार आरव का बारीकी से मुआयना किया। उसने सिर्फ बॉक्सेस पहने थे, पैर नंगे थे और वह पूरी तरह गंदा था। क्या वह कोई मानसिक रोगी था? रुको! अचानक महिला ने आरव के चेहरे को गौर से देखा और सदमे में चिल्लाई, तुम यहाँ कैसे? मिस, यह एक दुर्घटना थी। आरव यादव ने माफी मांगते हुए हाथ जोड़े और मौका मिलते ही सफाई देने लगा। मैं आपका पड़ोसी आरव यादव हूँ। मैं बाहर लॉक हो गया था और मुझे लगा कि आपके घर में कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपके घर के रास्ते अपने घर जाने की कोशिश की। मुझे पता है कि आप लोग आमतौर पर इस समय घर पर नहीं होते। मुझे सच में नहीं पता था कि आप घर पर हैं। ये वाकई एक इत्तेफाक था। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, कोई अपराधी नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना बैज दिखा सकता हूँ। आरव की लंबी व्याख्या के बाद ही उसने महिला के हाव भाव पर ध्यान दिया। उसने दूसरे के चेहरे को गौर से देखा और दंग रह गया। आह, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वही गोल्ड डिगर हो। आरव के मुंह से ये शब्द निकलने ही वाले थे कि उसने उन्हें जोर से निगल लिया। वाकई उसके सामने खड़ी महिला वही थी जिसे आरव बार में मिला था और जो तेजर रेप केस का शिकार होने वाली थी। शुक्र है कि आरव ने सही समय पर अपराधी को पकड़ लिया था। वह एक तरह से उसका रक्षक था। कोई ताज्जुब नहीं कि परफ्यूम की खुशबू इतनी जानी पहचानी थी। यह उसी की थी। तुम यहाँ कैसे? आरव ने उसकी ओर इशारा किया। वह खुद भी सुध बुध खो बैठा था। महिला को लगा कि आरव उसके नग्न शरीर की ओर इशारा कर रहा है, तो उसने जल्दी से तौलिया फिर से उठा लिया। लेकिन वह छोटा सा तौलिया उसके मादक शरीर को ढकने के लिए काफी नहीं था। आरव को महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म हो रहा है और गला सूख रहा है। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा इत्तेफाक नहीं है? महिला ने सिर हिलाया। खुशी कल ही मुझे बता रही थी कि हमारा पड़ोसी कोई सनकी पुलिस वाला है, ये सोचकर कि वह तुम थे। धत! आरव ने थूक निगला। ये सोचकर कि खुशी उसे इस तरह देखती है, यह उसके रूखे व्यवहार का नतीजा था। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। आरव ने आखिरकार फिर से समझाया कि क्या हुआ था। फिर पूछा, मैंने 4 सुंदरियों को देखा है, लेकिन तुम यहाँ कभी क्यों नहीं दिखी? हाँ, आओ बैठो। रक्षक और रक्षित के विशेष रिश्ते के कारण महिला ने आरव के प्रति अपना बचाव छोड़ दिया था। उसे बेडरूम में ले जाते हुए उसने आरव को अपने बिस्तर पर बिठाया। दरअसल हम 5 सुंदरियां हैं, उनमें से 3 नीचे रहती हैं, मैं और खुशी यहाँ ऊपर रहते हैं। ओह! आरव को आखिरकार समझ आया। जाहिर है पड़ोसी ने दूसरी मंजिल भी किराए पर दे दी थी और पहली मंजिल पर सिर्फ कपड़े धोने की जगह छोड़ी थी। ऑफिसर यादव, आपका नाम आरव यादव है। महिला ने काउंटर से सिगरेट का एक पैकेट उठाया और आरव की ओर बढ़ाया। सच तो यह है कि पिछली बार मुझे होश आने तक पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन आप मेरी स्थिति जानते हैं। मैं होंग। क्या नाम था? पल्लवी कुलकर्णी। आरव ने तेजा रेप केस में शामिल लोगों की नाम सूची याद की। हाँ, पल्लवी कुलकर्णी। महिला ने अपने नाम की पुष्टि की। अरे छोड़िए, औपचारिकता की क्या जरूरत है? ये तो मेरा काम है। आरव ने सिगरेट ले ली, लेकिन वो पीना नहीं चाहता था। जब से उसने धूम्रपान को मिरेकल सिस्टम से जोड़ा था, उसकी सिगरेट में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। इसलिए जब पल्लवी कुलकर्णी ने सिगरेट सुझाने की कोशिश की, तो उसने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन पल्लवी ने खुद के लिए एक सुलझा ली। चाहे जो भी हो, सच में धन्यवाद। पल्लवी कुलकर्णी ने ईमानदारी से कहा, अगर अपराधी अपनी मंशा में कामयाब हो जाता तो मैं नहीं जानती कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक बचती या नहीं। ऐसा मत कहिए। आरव पल्लवी के लहजे में एक उदासी महसूस कर सकता था और उसने विषय बदलने की कोशिश की। आज कैसा इत्तेफाक है, आप बाहर नहीं गईं। जब से वह हादसा हुआ है, मैं अभी भी थोड़ा असहज महसूस करती हूँ। पल्लवी ने धीरे से धुएं का छल्ला छोड़ा। मैंने आज थोड़ा आराम करने का सोचा था। मैं अच्छी नींद सो रही थी, लेकिन किसी ने दरवाजा इतना जोर से पीटा कि मेरी नींद खुल गई। साफ था कि यह सब नव्या जोशी द्वारा शुरू की गई एक चेन रिएक्शन थी। पल्लवी की बात खत्म होने के बाद
दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और बेडरूम का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। ऑफिसर यादव, आखिरकार पल्लवी कुलकर्णी ने ही उस खामोशी को तोड़ा। मैं हमेशा सोचती थी उस दिन बार में इतने सारे लोग थे, आपने मुझे ही क्यों चुना? क्या आपको पता था कि अपराधी मुझे ही निशाना बनाएगा? वो आरव इस मामले में अनुभवी था। पल्लवी की बातों से उसने सहज रूप से कुछ भांप लिया और मुस्कुराया। सच कहूं तो मैं आप पर लट्टू हो गया था। वहां आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। लगता है मेरी पसंद और अपराधी की पसंद एक जैसी थी। पल्लवी कुलकर्णी जोर से मुस्कुराई, जैसा कि उम्मीद थी। ऑफिसर यादव तो प्यार के विशेषज्ञ निकले। आज एक दुर्लभ अवसर है। अगर मैं कहूं कि मैं आपसे उन 3,000 रुपये के लिए कुछ चार्ज नहीं करूंगी और आपको एक मुफ्त सेवा दूंगी, तो आप क्या करेंगे? पल्लवी इस मोड पर साफ तौर पर फ्लर्ट कर रही थी। आरव ने उसके कामुक शरीर को देखा। उसका टेस्टोस्टेरोन उफान मार रहा था, लेकिन आरव ने अपना अनुभवी चेहरा बनाए रखा और बोला, फिर उस 4 स्टार होटल का क्या होगा? ये सुनकर पल्लवी की हंसी छूट गई। जब वह काफी हंस चुकी तो उसने आरव की ओर एक बेहद नशीली नजर डाली। अचानक हुई मुलाकातें हमेशा खास होती हैं, मुझे लगता है यही ठीक है। खुशी पूरी दोपहर वापस नहीं आएगी। वैसे भी तुम बालकनी से कूदकर आए हो और तुम्हारे पास चाबी भी नहीं है। तुम वापस कैसे जाओगे? आरव अपनी उत्तेजना को काबू नहीं कर पा रहा था। वह उस बैकअप चाबी का जिक्र कैसे कर सकता था जो उसने पायदान के नीचे रखी थी? पल्लवी की सिगरेट बुझाने का इंतजार किए बिना ही उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आरव को किसी महिला को छुए हुए बहुत लंबा समय हो गया था। वह दूसरों को न छुए जैसे नियमों की परवाह नहीं कर सकता था। वह एक भूखे शिकारी की तरह पल्लवी कुलकर्णी को बिस्तर पर ले गया और उसे अपने नीचे दबा लिया। लेकिन उसने ऐसा बहुत आक्रामक तरीके से किया था। पल्लवी का सेलफोन बिस्तर से हवा में उछला और जोर से जमीन पर गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों ठिठक गए। वह आईफोन 6 है, सॉरी। पल्लवी कुलकर्णी ने अपने होंठ चाटे और धीरे से बुदबुदाई। आरव ने जल्दी से बिस्तर से झुककर फोन उठाया। अच्छी बात थी कि फोन मजबूत था और उस पर कोई खरोंच नहीं आई थी। जब आरव ने पल्लवी को दिखाने के लिए फोन उठाया तो उसकी स्क्रीन जल रही थी, जिसमें पल्लवी की ही एक फोटो दिख रही थी। लेकिन जिस चीज ने आरव को चौंका दिया वह ये था कि उस फोटो में पल्लवी एक पियानो के सामने बैठकर बड़े ध्यान से पियानो बजा रही थी। फिर से पियानो। आरव ने अविश्वसनीय रूप से सोचा, क्या हुआ? मुझे पहचान नहीं पा रहे? पल्लवी ने अपनी उस पुरानी फोटो की ओर इशारा किया। उस समय मैं स्कूल में थी। आप पियानो बजाती हैं? आरव ने सावधानी से पूछा। हाँ, उम्मीद नहीं थी। पल्लवी ने गर्व से जवाब दिया। दिल्ली को पियानो की राजधानी कहा जाता था। जब से मुझे याद है, मेरी माँ ने मुझे पियानो का अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। और हाँ, मैं पियानो के 10वें लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। हाई स्कूल में मैंने दिल्ली शहर की सबसे प्रतिष्ठित पियानो प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। ये सुनते ही आरव के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो आरव ने पूछा, उसकी आवाज लगभग कांप रही थी, आपने जिस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था वह कौन सी थी? 10वीं प्रतियोगिता। क्यों? पल्लवी ने बिना रुके जवाब दिया। आरव का हाथ कांप गया और वह कीमती आईफोन 6 से एक बार फिर जमीन पर जा गिरा।